और विधानसभा में ठीक है उनके पास उतनी मजबूती नहीं है, लेकिन विधानसभा में वो जोर आजमाइश कर रहे हैं इस बार सत्ता में आने की। अगर सत्ता में नहीं भी आए तो साइजेबल इंक्रीज तो जरूर होगा, क्योंकि 38 तो उनके एमपी हैं, सांसद है। अब ये 38 सीटों के जो विधायक होंगे वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं ये अभी आने वाला वक्त बताएगा 2027 में। लेकिन अभी एक साल बाकी है। अभी मई में जो अप्रैल में जो चुनाव होने हैं और 4 मई को जो रिजल्ट आना है, तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की बड़ी अच्छी दोस्ती है। ममता बनर्जी अखिलेश यादव अगर साथ आते हैं तो तेजस्वी जी भी साथ आ जाएंगे, और इसमें बड़ी सहज तरीके से उद्धव ठाकरे भी आ जाएंगे। और तब शायद हो सकता है कि शरद पवार अब फिट हो रहे हैं, हो सकता है कि उनका भी एनसीपी कहे कि हम इनमें साथ रहें। और स्टालिन अगर इस बार चुनाव हार जाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी को के नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बिंदु पर कार्य कर रहे हैं कि यूपीए में किसी भी तरीके से कांग्रेस को पूरी तरह से धूल धूसरित कर दो। और अगर कांग्रेस ने मान लीजिए कि इस यूपीए को स्वीकार नहीं किया और ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोई और धुरी तैयार हो गई, तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और जैसे ही त्रिकोणीय मुकाबला होगा, भारतीय जनता पार्टी आराम से निकल जाएगी। तो तैयारी 2029 की भी है। लेकिन अगर ममता फिनिश हो जाती हैं इस चुनाव में, तो यह आंकड़ा आगे नहीं बढ़ सकता है। स्टालिन की हैसियत नहीं है, स्टालिन हारे चाहे जीत जाए, वो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं कर सकते हैं। भाषा का की समस्या है। लेकिन ममता बनर्जी को भाषा की समस्या नहीं है। वो हिंदी भी बढ़िया बोलती है, अंग्रेजी भी बढ़िया बोलती है, बांग्ला में तो खैर हुज्जत बंगाल आप जानते ही हैं। बांग्ला में तो वो हुज्जत तक कर सकती है, बहुत बढ़िया बांग्ला भी बोलती है। तो 3 भाषा पर उनका एक नियंत्रण है, और हिंदी पट्टी में पॉपुलर भी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अलाय रह चुकी है। जब कांग्रेस से उन्होंने नाता तोड़ा तो वो भारतीय जनता पार्टी मतलब अटल जी की सरकार में वो मंत्री भी थी, रेल मंत्री भी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी के साथ उनका कोई बहुत बुरा दुश्मनी वाला संबंध नहीं है। और इसी पुराने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अब ये रणनीति बना रहे हैं कि अगर 29 में मात देनी है तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन पर आपको काम करना पड़ेगा। एक तो जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है जिन्होंने 99 सीट ले आया है, तो उनको कमजोर करना। और कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी राहुल गांधी की पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करे, ये राहुल गांधी इस जन्म में नहीं होने देंगे। अब याद कीजिए, जब राहुल गांधी के लिए लास्ट 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद की घोषणा होनी थी, तो वो कौन 2 शख्स थे जिन्होंने उनके रथ को रोक दिया या उनकी हवा निकाल दी इस नैरेटिव की कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। लालू यादव कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कीजिए, किन्हें? राहुल गांधी को। लेकिन वो कौन 2 शख्स थे जो सबसे पहले आकर के मास्टर स्ट्रोक चल दिया? वो शख्स थी ममता बनर्जी, और दूसरे उनके साथी थे केजरीवाल साहब। अब ये केजरीवाल और ममता बनर्जी एक दिन पहले ही मिलकर के कह दिया कि खरगे साहब को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राहुल गांधी का पत्ता साफ कर दिया। तो राहुल गांधी ममता बनर्जी को स्वीकार करेंगी आने वाले दिनों में, ऐसा कर लेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो खेल बहुत बड़ा है, इंटेलिजेंस इनपुट है। सर्वे भी बता रहा है कि ममता बनर्जी चौथी दफा आ सकती हैं, बल्कि आ रही है। बीजेपी की संभावना कम है, टैली बढ़ेगी, लेकिन सरकार बना लेगी भारतीय जनता पार्टी, इसकी संभावना कम है। और ऐसी परिस्थिति में एकाएक जो कल का निर्णय हुआ है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को, स्कूली शिक्षकों को, शिक्षकेतर कर्मचारियों को के लिए जो बोनांजा ममता बनर्जी ने दिया है 25% अगर वो रिलीज हो जाता है, तो 17 साल का डीए अगर रिलीज होता है तो ये छोटा अमाउंट नहीं होगा। और उसके बाद पुजारी को भी 2000, मौलवी को भी 2000, तो सारे वोट बैंक कम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे ये काम कर रहे हैं। अभी हालांकि बोनांजा अभी केंद्र सरकार के भी तरफ से जाएगा, मोदी जी भी जाएंगे, बहुत सारे सौगात देंगे, बहुत सारी घोषणाएं होंगी, मास्टर स्ट्रोक भी मारा जाएगा। हो सकता है महिलाओं को कहा जाए कि हम 1-1 लाख रुपया दे दें, 2-2 लाख रुपया दे दें, कुछ भी बोला जा सकता है। 10,000 20,000 तो अब छोटी बात हो गई, कुछ भी बोला जा सकता है। प्रधानमंत्री के किसी स्कीम का कुछ ना कुछ किया जा सकता है, कुछ कार्ड बनाया जा सकता है, ये सब चलेगा। लेकिन
प्रधानमंत्री तो देंगे, केंद्र सरकार तो देगी, राज्य सरकार दे दी। तो जिन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया, जैसा कि बिहार में हुआ, नीतीश बाबू ने पैसा ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद बल्ले-बल्ले हो गया, 1.25 करोड़ अकाउंट में चला गया पैसा। तो 1.25 करोड़ तो महिलाएं एक प्रकार से दीवानी हो गई, ऋणी हो गई। अब जिनको नहीं आया वो भले ही चिल्लाती रही हों, लेकिन 1.25 करोड़ के अकाउंट में चला गया तो 1.25 करोड़ वोटर कम थोड़ी है साहब, कम नहीं है ना। तो 1.25 करोड़ में से अगर मान लीजिए कि 60% भी सक्सेस रेट रहा, तब भी उनका बल्ले-बल्ले है। तो ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी ने वो काम कर दिया, चुनाव के तारीखों की घोषणा के होने के साथ ही। मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर पर जो सरकार सॉफ्ट हो गई, या सुप्रीम कोर्ट भी अभी शांति लगा के बैठ गया, चुनाव आयोग से अपेक्षा की जा रही थी कि ये चुनाव टलेगा, वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है, नहीं लगा, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, चुनाव नहीं टला। पहले सप्ताह में होनी थी घोषणा, चलिए दूसरे सप्ताह में हो गई, मार्च के दूसरे सप्ताह में हो गई। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर प्रथम सप्ताह, मार्च के प्रथम सप्ताह में घोषणा नहीं हुई तो ये टल सकता है, लेकिन दूसरे सप्ताह में एग्जैक्ट 15 तारीख को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इस सबसे ये जो परिदृश्य सामने लग ऐसा दिखाई पड़ रहा है मित्रों, कि ममता बनर्जी के साथ कुछ न कुछ अंडर हैंड डीलिंग चल रही है और हो रही है। शायद भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के लिए चौथी बार वॉक ओवर दे दे, और इसका जो अगला निशाना है वो 2029 के लोकसभा का है। याद कीजिए, जब पिछली बार ममता बनर्जी जीत करके आई थी, उसके बाद फौरन वो दिल्ली आई, और दिल्ली में वो संगठनात्मक विस्तार ये सब करना शुरू हो गया था। वो चाह रही थी कि उनको कोई यूपीए का चेयरपर्सन अपॉइंट कर दे, यूपीए के प्रचार कमेटी का बनाए, लेकिन उस वक्त तक हवा निकाल दिया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी उस वक्त थे, उन्होंने कुछ बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उनका उनका सपना था, उनका ड्रीम था। खैर, उनका ड्रीम टूट गया, खत्म हो गया, सपना चूर चूर हो गया। अब ममता बनर्जी जब चौथी बार जीत के आ जाएंगी, तो ममता बनर्जी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तब वो शायद पूरे देश में केंद्र की राजनीति को लेकर के एक नया अध्याय शुरू कर सकती हैं, और इसी नए अध्याय को शुरू कराने की संभवतः भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी योजना भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही योजना है, या मुझे आडवाणी जी ने और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने फोन करके कहा है कि ये योजना बन गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो परिदृश्य सामने दिख रहा है मित्रों, उससे साफ लग रहा है आसाम भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है, उसके भी सर्वे आ रहे हैं। और केरल में हो सकता है कि कांग्रेस इस बार अपर हैंड में रहे, और इसीलिए कांग्रेस केरल में कांग्रेस अटैकिंग मोड में है। पहली बार राहुल गांधी ने वहां पिनराई विजयन के खिलाफ इस तरह का बयान दिया है कि शायद यूपीए में टूट हो जाए, और राहुल गांधी इस टूट के लिए तैयार है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर राहुल गांधी पिनराई विजयन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो कोई बात नहीं है, बीजेपी ये मान के चल रही है इन दोनों की अंदरूनी लड़ाई है, उनको लड़ने दीजिए, पश्चिम बंगाल इनको जाने देते हैं, और उसके बाद ममता बनर्जी अपना कमान संभालेगी, कांग्रेस ममता बनर्जी आमने सामने होगी, कोई एका होना